नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से, जहां के पाठक और राजभवन के बीच तकरार लगातार जारी है। के पाठक की बैठक में फिर भाग नहीं लेगा विश्वविद्यालय। तीसरी बार शिक्षा विभाग की तरफ से ये बैठक, और इस बैठक में भाग नहीं लेने की अनुमति जो है वो सीधे तौर पर कह दिया गया है कि विश्वविद्यालय की तरफ से लोग इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। अनुमति उन्हें राजभवन से नहीं मिली है। 15 मार्च को फिर शिक्षा विभाग ने बैठक बुलाई है। सभी वीसी, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक के साथ ये बैठक होनी है। राज्यपाल ने बैठक में भाग लेने की अनुमति एक बार फिर से नहीं दी है। विश्वविद्यालय को लेकर क्षेत्राधिकार की लड़ाई जो अब इस वक्त चरम पर नजर आती है। के पाठक और राजभवन के बीच तकरार लगातार जारी है। विश्वविद्यालय के वीसी ने साफ कह दिया है कि कुलाधिपति सर्वे सर्वा होते हैं। अनुमति नहीं मिली तो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में बैठक में भाग नहीं लेंगे। तो ये तीसरी बार जब 15 तारीख को एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। बैठक तो जरूर बुला ली गई, लेकिन इस बैठक में रजिस्ट्रार जो है वो भाग नहीं लेंगे, परीक्षा नियंत्रक बैठक में भाग नहीं लेंगे। पटना संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, आखिर इस तकरार का हल क्या है? समाधान की कोशिश किसकी तरफ से होनी चाहिए? देखिए, जैसे ही शिक्षा विभाग के एसीएस बने थे के पाठक, स्कूलों के साथ साथ विश्वविद्यालयों को भी एक तरह से कंट्रोल करना चाह रहे थे। इन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिया और इसके साथ साथ जो शिक्षक हैं, वाइस चांसलर है, परीक्षा नियंत्रक है, उन पर भी कंट्रोल करना चाहा। इस बीच अब तक जो है तकरीबन 18 से 19 पत्र जारी किए गए, राजभवन के द्वारा भी और शिक्षा विभाग के द्वारा भी। यानी क्षेत्राधिकार को लेकर लगातार जो है लड़ाई चल रही है। और के पाठक साफ तौर से कहते रहे कि वित्तीय सहयोग करने का एक तरह से हम लोग को अधिकार है और वित्तीय सहयोग के साथ साथ मॉनिटरिंग का भी अधिकार है। ऐसे में हम हस्तक्षेप करेंगे। और अभी फिर से जो है मामला कुल पकड़ लिया है। 28 तारीख के बाद, यानी 28 फरवरी के बाद 9 मार्च को और फिर 15 मार्च को तीसरी बार ये बैठक है। और बैठक में एक भी बार जो है अभी तक वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो या जो ये एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, ये कोई भी नहीं पहुंचे। और उसके बाद फिर से कल बैठक बुलाई गई है। और बता दें आपको कि के पाठक ने जिस प्रकार से बैठक बुलाई है और पत्राचार किया है, उसके बाद राजभवन ने अभी फिर पत्र जारी कर दिया है। राज्यपाल के जो प्रधान सचिव हैं, उन्होंने पत्र जारी किया है कि जो भी बैठक आयोजित की गई है उसमें विश्वविद्यालय के वीसी हो, परीक्षा नियंत्रक हो या रजिस्ट्रार हो, उनको जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। कुल मिलाकर ये तीसरी बार बैठक है और बैठक में विश्वविद्यालय भाग नहीं लेगा, ये क्लियर हो गया है। विश्वविद्यालय को लेकर ये क्षेत्राधिकार वाली लड़ाई जो है वो खत्म कैसे होगी, कब इसका निदान निकलेगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर पटना से ही, जहां पर सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, कल सुबह 11 बजे हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। ये माना जा रहा है कि कल की तारीख और सुबह 11 बजे का वक्त जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। कल मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना जो है वो जाहिर की जा रही है। आज ये विस्तार होना था, लेकिन अब जो बड़ी जानकारी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार आज टल गया है। अब कल सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। बीजेपी की लिस्ट तैयार नहीं हुई है। इसके पीछे की वजह जो सामने आ रही है कि आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था वो टलकर कल पहुंचा है। उसके पीछे की वजह ये कि बीजेपी की लिस्ट तैयार नहीं है। 1 से 2 दिनों में सीट बंटवारे का भी ऐलान होने वाला है। सीटों के बंटवारे का ऐलान बहुत जल्द और 1 से 2 दिन की बात कही जा रही है, जब मंत्रिमंडल का विस्तार कल और उसके ठीक बाद सीट शेयरिंग जो जिस रूप में एनडीए के अंदर हुई है वो सामने आ जाएगी। और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पटना से। आनंद, कल बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कल वक्त 11 बजे का बताया जा रहा है, क्या इसकी कोई पुष्टि कर पा रहा है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, कल 11 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और चर्चा पर कल ये इस बात की चर्चा बेहद तेज थी कि आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। और खबर ये भी मिल रही थी कि जेडीयू ने तो अपनी लिस्ट तैयार कर ली, लेकिन बीजेपी की लिस्ट तैयार नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी की लिस्ट तैयार हो और अब कभी भी वो लिस्ट एनडीए का एक साथ करके वो राजभवन भेजा जा सकता है।
और कल 11 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। चूंकि आज एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया और कल 11 बजे मंत्रिमंडल के विस्तार की पूरी संभावना है। जो सूत्र बताते हैं कल 11 बजे तय हो चुका है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जो कि आज, जैसा कि मैंने एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आज शाम 5 बजे की चर्चा थी, लेकिन जेडीयू की लिस्ट तैयार हुई थी, बीजेपी की लिस्ट तैयार नहीं हुई थी और उसमें कुछ क्षेत्रीय संभावना को तलाशना था, जातीय समीकरण को साधना था, कई सारे समीकरण को साधना था। बीजेपी को इस वजह से देरी हो रही थी, लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी की लिस्ट तैयार हो गई है और उसे कभी भी सौंपा जा सकता है और राजभवन को जब एनडीए की तरफ से पूरी लिस्ट सौंप दी जाएगी उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना बढ़ गई और कल 11 बजे सुबह में राजभवन में मंडपम में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और बीजेपी और जेडीयू कोटा के जो मंत्री हैं वो उस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ऐसी पुरजोर चर्चा इस वक्त चलती हुई। वहीं अगली खबर भी पटना से आ रही है, जहां हम के संरक्षण जीतन राम मांझी के आवास पर सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। देखिए, मांझी से सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, उनकी मुलाकात और दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जीतन राम मांझी से बातचीत करने के लिए खुद सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं और ये माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी चूंकि 2 सीटों की मांग बार बार कर रहे थे और ऐसे में ये मुलाकात शायद उनसे कहीं ना कहीं एक तरीके से समन्वय जो है वो और बेहतर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए पटना से। संजय, इस मुलाकात को किस दृष्टिकोण से देखा जाए? देखिए विवाह, जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि बिहार बीजेपी के लिए फिलहाल एनडीए में सीटों का बंटवारा और साथ ही कैबिनेट का जो एक्सपेंशन होना है, ये दोनों प्रायोरिटी बेसिस पर है और कैबिनेट एक्सटेंशन को लेकर ये बात जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि बीजेपी की लिस्ट अभी तक राजभवन नहीं पहुंची। ये बात सही है कि बीजेपी की लिस्ट नहीं पहुंची है, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो, चूंकि जीतन राम मांझी भी पहले कहते रहे कि वो लगातार 2 मंत्री पद चाहते हैं, उनकी ये मांग रही है। अंदर मीडिया के सामने भले ही खुलकर नहीं बोलते हो, लेकिन अंदर खाने वो लगातार अपनी मांग रखते रहे हैं। तो एक तो कैबिनेट एक्सटेंशन को लेकर भी जीतन राम मांझी को मनाने का दौर जो है वो जारी है, उनको कन्विंस किया जा रहा है और दूसरा एनडीए में जो सीटों का है उसको लेकर भी बीजेपी है वो पुख्ता हो जाना चाहती है। मांझी को बीजेपी ने अपनी सीट का ऑफर किया है, उस पर वो मान ले। मीडिया के सामने लगातार जीतन राम मांझी कहते रहे हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं अपनाई है, कोई प्रेशर नहीं डाला है। वो जो भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार करेगा उनके लिए वो उन्हें मान्य होगा। तो ऐसे में अब देखना होगा कि मुलाकात के लिए लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता, चाहे वो आनंद राय हो या दूसरे नेता हो, उनकी मुलाकात होती रही है हाल के दिनों में। बिल्कुल, और ऐसे में देखना होगा संजय कि सम्राट चौधरी और जीतन राम मांझी के बीच ये मुलाकात कितनी देर तक चलती है और किस तरह की चर्चाएं होती हैं। क्या मंत्री पद जिसकी मांग बार बार जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि इसकी संख्या बढ़ा दी जानी चाहिए, तो सम्राट चौधरी कितना कन्विंस उन्हें कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले सीएम और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मुलाकात होती है और आधे घंटे तक दोनों के बीच बातचीत का क्रम चलता है। सूत्र ये कह रहे हैं कि इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा की गई है। जो मंत्रिमंडल विस्तार कल सुबह 11 बजे होने की बात कही जा रही है, इसी को लेकर सीएम और डिप्टी सीएम के बीच तकरीबन आधे घंटे तक वार्ता हुई और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो कि नीतीश कुमार के आवास पहुंचे मुलाकात करने के लिए और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी इस दौरान बातचीत हुई, ऐसी चर्चा है। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर जिसमें आरएलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है। पशुपति कुमार पारस के आवास पर यह बैठक होगी। पशुपति कुमार पारस, प्रिंस राज इस बैठक में मौजूद होंगे। चंदन सिंह और महबूब अली कैसर की भी मौजूदगी होने वाली है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। अगले कदम पर चर्चा होगी कि आखिर ये अगला कदम किस रूप में पशुपति कुमार पारस उठाते हैं, लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पारस को एक भी सीट का ऑफर नहीं दिया गया है। बीजेपी ने एक भी सीट का ऑफर जो है नहीं दिया है पारस को और भविष्य की राजनीति पर भी चर्चा इस बैठक के दौरान संभव मानी जा रही है। आरएलजेपी सूत्रों के हवाले से खबर, पशुपति पारस अपनी बात रखना चाहते हैं बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलकर। शाह या फिर जेपी नड्डा, अमित शाह या जेपी नड्डा से मिलने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस, ताकि उनसे मिलकर अपनी बात को रखा जा सके। अभी तक मिलने का हालांकि वक्त नहीं मिला है।
वहीं सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। हाजीपुर, वैशाली, जमुई, समस्तीपुर और नवादा की सीट चिराग पासवान को मिल सकती है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई। जीतन राम मांझी गया से उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में चिराग को 5 सीट तय होने के बाद पारस गुट के जो सांसद हैं वो अब चिराग के संपर्क में आ गए। चिराग पासवान से संपर्क करने की कोशिश अब इस पारस गुट के जो सांसद है उनकी तरफ से शुरू हो चुका है। हालांकि सूत्र ये कह रहे हैं कि पारस गुट के किसी भी सांसद को जगह नहीं मिलेगी। चिराग पासवान नए चेहरों को जगह देने की फिराक में है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। सांसद प्रिंस राज का सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट आता है जिसमें आरएलजेपी के बिहार अध्यक्ष का ये पोस्ट, और आरएलजेपी एनडीए का अभिन्न अंग है। पीएम मोदी देश के साथ साथ हमारे भी नेता हैं। पीएम मोदी का निर्णय सर्वोपरि है। ये एक पोस्ट जो है वो प्रिंस राज की तरफ से किया जाता है सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर, और कहते हैं कि आरएलजेपी जो है वो एनडीए का अभिन्न अंग है और पीएम मोदी का जो निर्णय होगा वही सर्वोपरि है। वहीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह का बड़ा बयान आया जिसमें आरजेडी के साथ जाने की खबरों पर उन्होंने अपना मंतव्य दिया, अपना पक्ष रखा। आरजेडी से चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। आरजेडी के साथ जाने की खबरें पूरी तरह से अफवाह हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और अभी वही हूं। पिछले 10 साल से बीजेपी के लिए मैं सोचता हूं। हर हाल में इस बार चुनाव जरूर लड़ूंगा। ये उन्होंने जरूर कहा कि भाई चाहे परिस्थिति जो भी हो, जैसी भी हो, चुनाव तो मैं जरूर लड़ूंगा। लेकिन आरजेडी के साथ जाने वाले कयासों पर उन्होंने अपने बयान के जरिए विराम लगाने की कोशिश की। संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। रजनीश, हाल के दिनों में जैसे ही आसनसोल सीट से चुनाव नहीं लड़ने की बात पवन सिंह कहते नजर आए, उसके बाद चर्चा ये शुरू हो गई कि कहीं आरजेडी के संपर्क में तो नहीं है, आरजेडी से तो वो नहीं चुनाव लड़ेंगे। विवाह देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब से आसनसोल से टिकट मिलने की बात सामने आई उसके बाद पवन सिंह ने इनकार किया था, तो तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। और कल ये चर्चा शुरू हो गई थी कि पवन सिंह जो है चुनाव जरूर लड़ेंगे लेकिन आरजेडी के संपर्क में है और आरजेडी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन पवन सिंह ने अभी न्यूज 18 को फोन करके जानकारी दी है कि बिल्कुल भ्रामक और गलत खबर है। कहीं से ये हम लोग सोचे भी नहीं है कि आरजेडी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये जरूर कहा है कि लोकसभा चुनाव और इसी साल ये चुनाव लड़ेंगे और ये तय है कि बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब कहाँ से लड़ेंगे पवन सिंह अभी क्लियर नहीं बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि पार्टी के जो आला कमान है उनके संपर्क में है और बीजेपी ने अभी इनकार नहीं किया है। बीजेपी जब इनकार करेगी उसके बाद जो है पवन सिंह खुद फैसला लेंगे। लेकिन उन्होंने न्यूज 18 के जरिए साफ कहा है कि आरजेडी से जो चर्चा है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल भ्रामक और गलत खबर है और पवन सिंह जो है चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि चर्चा ये भी है कि पवन सिंह आरा सीट को लेकर दावेदारी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक बीजेपी में बात नहीं बनी है। शाम तक इंतजार कर रहा होगा कि आखिर बीजेपी का फैसला क्या है और पवन सिंह का फैसला क्या है। दीवा, बहुत बहुत शुक्रिया रजनी से इस तमाम जानकारी के लिए। तो पटना से बड़ी खबर, जहां पीएमसीएच से कैदी जो है वो फरार हो गया है। बेऊर जेल से इस कैदी को इलाज के लिए पीएमसीएच लाया गया था। कैदी का नाम अभिषेक बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस जो एक बार फिर से इस शख्स को लेकर छानबीन में जुट गई है कि आखिर ये शख्स फरार हुआ तो कहां हुआ। पीरबहोर थाना क्षेत्र की यह घटना है। गोलीबारी के आरोप में इस शख्स को जेल भेजा गया था। संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, ये पहला मामला नहीं है, बार बार इस तरह की खबरें आ रही हैं, तस्वीरें नजर आती हैं जहां पर कैदी को लेकर इलाज के लिए अगर जाया जाता है तो वहां से ही कैदी भाग जाते हैं, पेशी के लिए ले जाया जाता है तो वहां से कैदी भाग जाते हैं। आखिर लापरवाही इस हद पर हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पर ये लैप्सेज तो है और लैप्सेज जो पुलिसकर्मी उनको लेकर पहुंचते हैं उनके लेवल पर ये लैप्सेज होता है, वो प्रॉम्प्टली जो है एक्शन नहीं लेते हैं और इसी का कारण है कि जो कैदी है उसका फायदा उठाते हैं। फायरिंग मामले में ये अरेस्ट हुआ था, बेऊर जेल में बंद था और इलाज के लिए पीएमसीएच गया था और वहां से ये फरार हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आलाधिकारियों को सूचना दी गई, आलाधिकारी पहुंचे मौके पर और पूरे मामले की छानबीन जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए।
और वहीं पर आपको बताते चलें कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीएए को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया है। मनोज झा ने कहा कि यह संविधान सम्मत ही नहीं है। संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। श्रीलंका के तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है? मनोज झा ने कहा कि 4.5 साल बाद केंद्र सरकार अब जागी है क्योंकि रोजगार पर कुछ बोल नहीं सकते। देखिए 2019 के दिसंबर में ये सदन से पारित हुआ। हमारी पार्टी को अपनी ओर से जो कहना था हमने कहा कि ये संविधान सम्मत नहीं है। संविधान में धर्म के आधार पर भी भेद नहीं है। और श्रीलंका के तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा? और प्रोसिक्यूशन सिर्फ रिलीजियस नहीं होता है, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन होता है। लेकिन 4.5 साल बाद हमारी केंद्र की सरकार जागी, चूंकि रोजगार पे कुछ बोल नहीं सकते। बिहार में यहाँ तेजस्वी जी ने लंबी लकीर खींच दी। किसी बच्चे से पूछिए नौकरी मतलब, तो बोलेगा तेजस्वी। तो इसके विकल्प में पूरे देश में जो नौकरी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, अब इनको लगा कि कुछ डॉग विसिल पॉलिटिक्स करें, तो उनको ये मुबारक। हम तो जहां थे वहां हैं। तो लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ऐसे में मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट और वैशाली लोकसभा सीट को लेकर भी कई प्रबल दावेदार जो है वो सामने आ रहे हैं। इस बीच सुरेश शर्मा ने दावा किया कि एनडीए मुजफ्फरपुर जिले के दोनों ही सीटों पर भारी वोटों से जीत हासिल करेगी। वहीं वैशाली लोकसभा सीट पर दावेदारी को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी अगर उन्हें मौका दे तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग जो है तो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, सिपाही हैं। हमें जो भी निर्देश और जो भी आदेश वहां से दिया जाएगा उसका पालन करने में हम सक्षम हैं, उसको हम पालन करेंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।